हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं सीक्रेट घर जमाई का कहानी नंबर 134। दोस्तों, आपको कहानी अगर अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 134, सीक्रेट घर जमाई। कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ लोग इन समस्याओं के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस भीड़ में मौजूद एक आदमी ने अपने पास खड़े लड़के से कहा, अरे क्या तुमने सुना, कंपनी को अपने रिसोर्सेज में जुड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसके पास खड़े लड़के ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है, मेरे एक दोस्त खरीदारी का काम करता है। उसने कहा है कि कुछ नीलाम कंपनियां हमें ये रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं कराएगी। कंपनी के पास जितना भंडार है वो पर्याप्त है नहीं। उस पहले वाले लड़के ने धीरे से कहा, ओह, इन रिसोर्सेज के बिना तो नीलम और ज्वेलरी नहीं बनेगी। हमारे पास बेचने के लिए कुछ होगा ही नहीं। सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ लोग चर्चा ही कर रहे थे। उन्हें पता चला था कि अग्रवाल इंडस्ट्री एक बहुत गंभीर मुद्दे का सामना कर रही है, जिसका अभी तक निपटारा हुआ नहीं था। जैसे ही समर ने सेल्स डिपार्टमेंट में एंटर किया, उसने उन लोगों की चर्चा सुनी और चिंतित हो गया। तभी अचानक समर को एक बड़े सी क्लेश भरी आवाज आई। ओह, मिस्टर समर, आज आप कंपनी में कैसे आ गई। ये बात एक खूबसूरत लड़की बोल रही थी। उसका चेहरा प्यारा था और नाक सुडौल, होठ लाल और आंखें चपकती हुई थी। उसने हल्के से नीले रंग की एक वर्क ड्रेस पहनी थी, जो उसके फिगर को और भी ज्यादा उभार रही थी। इतनी मासूम और होठ लड़की को देखकर समर की आंखें चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्राची, तुम्हें काफी समय से देखा नहीं था। तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो। उसकी बात सुनते ही प्राची शर्मा गई। समर को देखते ही उसका दिल धड़क उठा। उसने शर्माते हुए कहा, समर, तुम हमेशा ऐसे स्वीट स्वीट बातें कैसे कर सकती हो। समर को यह अजीब लगा कि इतने समय के बाद भी वो उसे देखकर शर्मा जाती थी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, प्राची, एक बात बताओ, मैंने सुना है कि कंपनी में कुछ समस्या चल रही है। क्या ये बात बिल्कुल सही है। उसकी बात सुनते ही प्राची का मासूम सा चेहरा उदास हो गया। उसने थोड़ा निराश होते हुए कहा, "हम्म, समर, हमारी कंपनी के रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं। एमराल्ड नीलम कंपनी हमें और रिसोर्सेज देने से इनकार कर रही है। इसलिए अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। समर, सीओ कियारा आज काम पर आई हैं और वो इस मुद्दे को लेकर अभी भी निराश हैं। समर ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, प्राची, ये बताओ कि एमराल्ड नीलम कंपनी कितनी पावरफुल है। प्राची ने गुस्से में उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बहुत ज्यादा। ये एमराल्ड नीलम कंपनी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नीलम रिसोर्सेज सप्लायर है। बहुत सी नीलम ज्वेलरी कंपनियां इनसे ही तो नीलम खरीदती है, लेकिन वे सप्लाई देने से अब इनकार कर रहे हैं। एमराल्ड नीलम कंपनी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नीलम सप्लायर कंपनी थी और वो 80% से अधिक प्राकृतिक नीलम रिसोर्सेज की सप्लाई करते थे। प्राची को समझ ही नहीं आया कि एमराल्ड नीलम कंपनी ने सिर्फ अग्रवाल इंडस्ट्रीज का सौदा न करने से इनकार क्यों किया। ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कुछ अलग ही इरादे छिपे हुए हों। समर ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, ओह प्राची, तुम परेशान मत हो। मैं कुछ सोचता हूँ, मैं सीओ से मिलने जा रहा हूँ। हम मिलकर कुछ हल निकाल लेंगे। समर ने प्राची को अलविदा कहा और सीओ की ऑफिस की तरफ चल दिया। उधर सीओ के ऑफिस में कियारा कोइंसिडेंस में एमराल्ड नीलम कंपनी के सीओ के साथ फोन पर बातें ही कर रही थी। कियारा ने फोन पर चिंता भरे स्वर में कहा, प्रेसिडेंट अग्निहोत्री, अतीत में हमारे बीच में बहुत अच्छा सहयोग हुआ है। फिर अब आप हमें कच्चा नीलम बेचने से इनकार क्यों कर रहे हैं। ऐसे तो काम नहीं चल सकता ना। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज आई, सीओ कियारा, इन प्राकृतिक रिसोर्सेज की अब कमी चल रही है। ये सब दूसरी कंपनियों ने खरीद लिया। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको चेन्नई आकर खुद इन्हें खरीदना होगा।
कियारा ने उसकी बात के जवाब में धीरे से कहा, प्रेसिडेंट अग्निहोत्री, मेरी अभी तबीयत खराब है। क्या मैं डायरेक्टर इरा महाजन को भेज सकती हूँ? प्रेसिडेंट अग्निहोत्री ने उसकी बात का जवाब दिया, नहीं सीओ कियारा, आपको खुद ही आना पड़ेगा, वरना हम आपको कोई कच्चा नीलम नहीं देंगे। ये कहते ही उसने फोन काट दिया। दूसरी तरफ से कियारा की घंटे की आवाज सुनकर वो भड़क गई। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, बेवकूफ, ये एमरोल्ड नीलम कंपनी का सीईओ पूरी तरह से बेवकूफ है, जो मुझे चेन्नई आने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि कियारा परेशान हो गई थी, लेकिन इससे पहले चेन्नई का दौरा करने का फैसला उसने कर लिया था। वो जानती थी कि प्राकृतिक नीलम रिसोर्सेज के बिना उसकी कंपनी जल्द ही दिवालिया हो जाएगी। इसी समय उधर चेन्नई में एमरोल्ड नीलम कंपनी के ऑफिस में दो लोग कंपनी के ऑफिस के अंदर ही बैठे हुए थे। सीईओ की कुर्सी पर एक लंबा चौड़ा अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसकी भौहें गहरी और घनी थी। उनके बीच में एक लाल निशान था। उसका नाम सूरज अग्निहोत्री था, जो एमरोल्ड नीलम कंपनी के सीईओ और फोर्ब्स के टॉप 50 सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था। सूरज अग्निहोत्री के सामने एक हैंडसम सा युवक भी खड़ा था, लेकिन उसके होठ थोड़े झुके हुए थे। उसकी आंखों में बुरे विचारों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अगर समर अंदर आता तो तुरंत इस काले युवक को पहचान लेता, क्योंकि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि यह आदमी क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का यंग मास्टर कोल्ड ब्लड था। कियारा से बात करने के बाद सूरज अग्निहोत्री खड़ा हुआ और सम्मान के साथ बोला, यंग मास्टर, मैंने आपके निर्देशों का पालन करते हुए अग्रवाल इंडस्ट्री की पूरी सप्लाई रोक दी, ताकि सीओ कियारा को यहां आने के लिए हम मजबूर कर सके। कोल्ड ब्लड ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सूरज अंकल, मैं पापा को बता दूंगा, और ये सब खत्म होने के बाद हम आपको एक ब्लड पावर की गोली इनाम में दे देंगे। अगर बाहरी दुनिया वालों को देखा होता तो सूरज अग्निहोत्री ने कोल्ड ब्लड का इतने सम्मान से स्वागत किया कि वह पूरी तरह से हैरान रह जाते। आखिरकार सूरज अग्निहोत्री इंडिया के 50 सबसे अमीर लोगों में से एक था। किसी को भी नहीं पता था कि सूरज अग्निहोत्री क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का सब ऑर्डिनेट था, और एमरॉड नीलम कंपनी क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के अंदर की ही एक फॉलोवर कंपनी थी। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में, चाहे वो अश्वेत हो या श्वेत, एंशियंट हो या अनकन्वेंशनल, सभी के अपनी अपनी कंपनियां और बिजनेस थे। कुछ सबसे बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रीज वास्तव में एंशियंट मार्शल आर्ट पावरों के द्वारा ही कंट्रोल की जाती थी। कोल्ड ब्लड को जांच में पता चला कि कियारा समर की पत्नी है। वो समर को मारना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो समर का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए उसकी पत्नी से अपना बदला लेना उसने एक समझदारी का काम सोचा। वहीं उधर अग्रवाल इंडस्ट्री के समर ने सीईओ ऑफिस का दरवाजा तुरंत खोला और वो अंदर एंटर हो गया। समर ने अंदर जाते ही मुस्कुराते हुए पूछा, हनी, मैंने अभी अभी तुम्हें फोन पर कहते सुना कि कहीं तुम जा रही हो। कहाँ जा रही हो तुम? जब कियारा ने देखा कि समर अंदर आया है, तो उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने अपना सिर झुका लिया और उसे इग्नोर कर दिया। कियारा ने अपने हाथ जोड़े और मन ही मन खुद को हिम्मत देते हुए कहा, अपने इस घटिया पति से बात मत करो कियारा, यहीं के यहीं रुक जा। जब कियारा ने उसकी बात अनसुनी कर दी, तो समर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कियारा के लिए एक गिलास पानी डाला और वहां पर आगे बोला, लो जानू, पानी पियो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन कियारा ने गर्व से पानी का गिलास एक तरफ धकेलते हुए कहा, बाहर चले जाओ, मुझे अभी काम करना है। उसकी बात सुनकर समर अनिच्छा से उसके ऑफिस से बाहर निकल गया, क्योंकि उसने देख लिया था कि कियारा थोड़ी परेशान चल रही है, जो उसके शरीर से एक अच्छा बात नहीं था। अब वो उसकी हेल्थ सिचुएशन को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डाल सकता था।
जब वो ऑफिस से बाहर था तो उसे बहुत ही बोरियत महसूस हो रही थी। उसी समय उसका फोन बजा और वो फोन हिमांशी का था। फोन पर हिमांशी ने समर को बताया कि पायल को पेट में अचानक दर्द महसूस होने लगा है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाई है। समर को पायल के हॉस्पिटल की सूचना मिलते ही उसने प्राची को अपनी छुट्टी की सूचना दी और वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसे गहरी चिंता हो रही थी कि कहीं पायल को ज्यादा ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा हो। वहीं उधर हॉस्पिटल के मैटरनिटी डिपार्टमेंट के अंदर पायल बिलीवल पर लेटी हुई थी। उसका आकर्षक चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था तथा मटर के दाने के बराबर पसीने की बूंदें लगातार बह रही थी। वो मदद के लिए लगातार चिल्ला भी रही थी। पायल के बगल में हिमांशी ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। उसे दिलासा देते हुए बोली, दीदी, दीदी चिंता मत कीजिए, जीजू आ ही रहे हैं। पायल की जांच का जिम्मा एक 50 साल की महिला को सौंपा गया। उसने चश्मा पहना हुआ था। उसका चेहरा गोल था और उसने सफेद लैब कोट भी पहना था। वो बहुत शांत थी, यहाँ तक कि जब पायल रो रही थी तब भी बहुत शांत थी। इस स्त्री रोग विशेषज्ञ का एक्सपीरियंस साफ साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पायल को दिलासा दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारा चेकअप कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जब समर हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने पायल को चीखते हुए देखा। उसका दिल कांप उठा। समर ने बिलीवेल पर लेटी पायल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, डॉक्टर, क्या डिलीवरी का टाइम आ गया है? समर को देखते ही डॉक्टर की भौहें तन गई। उसने समर को घूरते हुए पूछा, आप हैं कौन और यहाँ कैसे आ गए? समर ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, मैं पायल का बॉयफ्रेंड हूं। डॉक्टर ने उसकी बात सुनकर उसको डांटते हुए कहा, तुम किस तरह के बॉयफ्रेंड हो? वो लगभग 7 दिन बाद बच्चे को जन्म देने वाली है। प्लेसेंटा गलत जगह पर है। तुम उसकी अच्छी तरह देखभाल भी नहीं कर सकती। समर ने उसके डांट सुनकर अपना सिर खुजाते हुए कहा, मैं थोड़ा बिजी था। डॉक्टर ने समर पर जमकर मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मर्द हमेशा मुसीबतों से भरे रहते हो। औरतों को रिझाते समय तुम प्यारी प्यारी बातें करते हो, लेकिन जैसे ही औरत लेबर पेन में होती है तुम खरगोश की तरह तेज भागते हो। लेबर पेन के करीब पहुंच चुकी महिलाओं को 1 हफ्ते से पहले कोई काम नहीं करना चाहिए। उन्हें हॉस्पिटल में आराम करना और अपने प्रेमी या पति के साथ रहने की सलाह दी जाती है। स्वाभाविक रूप से पुरुषों को उससे सभी काम करने चाहिए। पायल ने घर पर सिर्फ एक ही बार खाना बनाया, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को परेशानी हो गई। नतीजन उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने समर को जमकर डांटा, हालांकि वो अंदर से परेशान था, लेकिन चेहरे पर दिखा नहीं पा रहा था। आखिरकार उसे पायल की मदद के लिए डॉक्टर पर ही भरोसा था। आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने पायल का चेकअप किया, कुछ ट्रीटमेंट दिया और फिर उसे बिलीवल पर आराम करने के लिए कह दिया। उसके बाद डॉक्टर ने समर की तरफ देखते हुए कहा, तुम उसके प्रेमी हो, तुम्हें आज से इधर उधर भागने की अनुमति नहीं है। हॉस्पिटल में रहो और उसकी देखभाल करो। इसके बाद वो डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर की बात सुनकर समर ने सिर हिलाया। अगर डॉक्टर उसे पायल के साथ रहने का ऑर्डर न भी देती तो भी वो कहीं जाने वाला नहीं था। आखिरकार पायल उसी के तो बच्चे को जन्म दे रही थी, उसके साथ वहां रहना ही चाहता था। ये सब से गुजरने वाली महिलाएं और अक्सर अकेली, डरी हुई, मेंटली चैलेंज्ड रहती थी। किस कारण कई महिलाएं डिप्रेस्ड भी हो चुकी थी, क्योंकि उनके साथ उनका प्रेमी नहीं था। स्वाभाविक रूप से समर नहीं चाहता था कि पायल डिप्रेशन में चली जाए, इसलिए निश्चित रूप से वो उसके प्रति अच्छा व्यवहार ही करना चाहता था। इसके बाद समर ने पायल के पास पहुंचकर उसका हाथ को खींच लिया और मुस्कुराते हुए बोला, पायल, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। पायल ने अपना पेट सहलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ रिब्स टू खाना चाहती हूँ। इससे बच्चों को अधिक कैल्शियम मिलेगा और वो अधिक स्वस्थ भी रहेगा। समर ने सिर हिलाया। उसने हिमांशु को पायल की देखभाल करने के लिए कहा और रिब्स टू खरीदने के लिए बाहर आ गया।
ये मैटरनिटी हॉस्पिटल इंदौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। कई गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के लिए यहाँ आना पसंद भी करती थी। ये हॉस्पिटल पेशेवर, सुरक्षित और जिम्मेदार भी था। लड़कियां को बहुत सारी बेहतरीन सर्विस भी दी जाती थी। उदाहरण के लिए, हालांकि डॉक्टर ने समर को डांटा था, लेकिन उसने ऐसा पायल के उकसावे के लिए किया था। अन्यथा समर डॉक्टर की इतनी कभी भी नहीं सुनता। किचन हॉस्पिटल के तहखाने में था और इसमें विभिन्न प्रकार के कांजी, विभिन्न प्रकार के तले हुए व्यंजन, नूडल्स के साथ साथ हेल्दी स्टू भी मिलता था। समर ताजा बना हुआ रिब स्टू खरीदना चाहता था, पहले से बना हुआ कुछ भी नहीं। कौन जानता था कि पहले से बना हुआ ये अच्छा था भी या नहीं भी। ताजा बना हुआ रिब स्टू थोड़ा महंगा तो था, लेकिन समर के जैसे अमीर आदमी के लिए यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। उसने ताजा सूप बनवाने के लिए कैफे को 3 गुना कीमत भी चुका दी। समर ने अपना थर्मस निकाला और सीट पर बैठा था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर जोर से थपथपाया। समर को यह देखकर सदमा लगा। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि जब कोई चुपके से उसके पास आता था। जैसे ही वो पलटा, उस इंसान को सबक सिखाने की तैयारी में था। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और अजीब तरीके से देखने लगा कि वो कौन था। उसके पीछे एक बेहद आकर्षक पुलिस ऑफिसर खड़ी थी। उसका चेहरा आकर्षक था, चिकनी त्वचा, गंभीर आंखें, चोटे में बंधे काले बाल। अधिकारी वो काफी सुंदर लग रही थी। उसकी सीधी लंबी टांगे सबकी नजर में आ रही थी। वो अधिकारी बिल्कुल कोई और नहीं, जिया शेखावत थी। समर ने उसको देखकर हैरानी से पूछा, जिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया को यहाँ देखकर समर थोड़ा अजीब तरीके से व्यवहार करने लगा था। जिया के लाल होठों को उसने जैसे ही सिकोड़ा, समर की तरफ नाराजगी भरी आंखों से देखते हुए बोली, तुमने मेरे साथ सोने के बाद मुझे इतने समय तक फोन क्यों नहीं किया? वास्तव में कोई अच्छा आदमी ऐसा करता है क्या? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती? समर जिया की बात सुनकर खुश नहीं हुआ। उसने कहा, वाह वाह जिया, तुम्हें गलत विचार आया है। ये तुम थी जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरा यूज किया तुमने, और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं अच्छा आदमी हूं? उसकी बात सुनकर जिया जोर से हंस पड़ी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर असहज महसूस हो रहा था। अगर ये आदमी अच्छा होता तो इंदौर में कोई बुरा आदमी ही नहीं था। समर ने बोहें चढ़ाकर उससे पूछा, जिया, अब तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक अच्छा आदमी हूं? उसे हमेशा से लगता था कि जिया की मुस्कान में कुछ तो अजीब सा है, मानो उसकी कोई शिकायत भी हो। जिया ने होठ फुलाते हुए शिकायत करते हुए कहा, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से सौंप दिया था, लेकिन तुम मुझे फोन भी नहीं करोगे। क्या तुम मुझे छोड़ने का प्लान कर रही थी? हाँ, जिया समर से इसी बात को लेकर तो नाराज थी। पिछली बार जब वो साथ सोए थे तो आदमी ने उससे संपर्क उसके बाद कभी नहीं किया। कोई इतना ठंडा कैसे हो सकता था? समर ने समझाने की कोशिश की और अपना मुंह खोला, लेकिन उसे अभी भी ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि वो अपनी बात को जिया को कैसे समझाए। उसने सचमुच जिया की उपेक्षा की थी? क्या समर को दोष दे सकते थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो हाल में इतना ज्यादा बिजी था। उसे कियारा को बचाने के लिए अमृत किंग के मकबरे में भी जाना पड़ा था। उसने ब्लैक क्रो वाइन्स हासिल करने के लिए उन सभी एंशियंट मार्शल आर्ट पावर्स को भी नष्ट कर दिया था, और परिणाम स्वरूप उन सभी लोगों के साथ कनेक्शन तोड़ लिए। कुछ समय पहले ही मुंबई के स्काई माउंटेन विला में एंशियंट मार्शल आर्ट के कुछ सबसे बड़े परिवारों और सेक्ट के सरदारों ने उसका पीछा किया। उसके पास जिया की परवाह करने का कोई समय ही नहीं था। हालांकि समर को समझ में आ गया था कि जिया उसकी परेशानियां सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाएगी, लेकिन उसे जिया की अपनी परेशानी बताने की कोई बाध्यता भी तो नहीं थी, क्योंकि अगर उसने ऐसे किया भी तो उसके लिए इसका कोई मतलब ही नहीं था। इससे केवल उसकी चिंता ही और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए समर ने उसको परेशान न करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं जिया, इस सब के बाद मैं तुम्हारा ज्यादा ध्यान रखूंगा। तुम चिंता क्यों कर रही हो?
उसकी बात सुनकर जिया ने अपना छोटा सा सिर उठाया और अपना शर्मिला गर्व दिखाया। इसका मतलब ये था कि समर को उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्यार में लड़कियां हमेशा बेतुकी ही हरकत करती थी। न सिर्फ वो चुलबुली दिखना चाहती हैं, बल्कि घमंडी होने का दिखावा भी करती हैं। अब जिया को ही देख लो, उसने ही ये सब शुरू किया था। तभी समर जिया के पास आया और उसने उसके कंधे की मालिश शुरू कर दी और कहा, आ जाओ, मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर जिया शर्म से पूरी तरह लाल हो गई। यह हॉस्पिटल का फूड कोर्ट था और वो खुलेआम ऐसा कैसे कर सकता था। भले ही जिया ने इस सेन का जिक्र न किया हो, लेकिन सभी को ये अजीब तो लग ही रहा था। कई लोग इन दोनों को जलन से भी देख रहे थे और आपस में बातें भी करने लगे थे। तभी एक लड़के ने जेलस फील करते हुए कहा, अरे, ये आदमी कितना लकी है। देखो, ये उस ऑफिसर की मालिश कर रहा है। उसके पास खड़े लड़के ने उसके बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, वो अधिकारी बहुत खूबसूरत है। अगर मुझे उसकी मालिश करने का मौका मिले तो मैं उसके लिए तो मरने के लिए भी तैयार हूँ। पहले वाले लड़के ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अबे बंद करो, तुम जूते के सींग जैसे दिखते हो। वो तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। तुम काहे के सपने देख रहे हो। फूड कोर्ट में लोग लगातार चर्चाएं कर रहे थे। विजया को इच्छा से देख रहे थे और समर को बड़े ही जलन भरी आंखों से। उन्हें लग रहा था कि यह बिल्कुल अनुचित है। यह घृणित आदमी वो इतनी सुंदर महिला को छू भी कैसे सकता है। वहीं सभी की नजर अपने ऊपर देखकर जिया भी शर्मा गई थी। वो शर्माते हुए एकदम से बोली, समर, बंद करो ना। सब लोग हमें ही देख रहे हैं। प्लीज ये सब बंद कर दो। हालांकि वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन वो उन सभी लोगों के साथ असहज महसूस करने लगी थी और खुद को रोक भी नहीं पाई थी। समर को उनकी कोई परवाह नहीं थी। उसने जिया के कंधे, पेट, कमर से लेकर पूरे शरीर की लगातार मालिश की, उसका पूरा फायदा उठाया। आखिर में जिया कुर्सी पर खड़ी गिर पड़ी। उसका आकर्षक चेहरा गुलाबी हो गया था। वो शर्म से पानी पानी हो गई थी। बेहद खूबसूरत और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक। जिया ने समर को मोहक दृष्टि से देखते हुए कहा, विलेन, तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते हो। उसकी आंखों में आकर्षण की चमक आ रही थी। समर ने जिया की छाती की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बुरा आदमी कहना तुम्हारी गलती है। अगली बार मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। जिया गुस्से में थी, लेकिन उसको अंदर ही अंदर मसाज में मजा आ रहा था। ये एक ऐसी औरत थी जो मासूम दिखती थी, लेकिन असल में बहुत कामुक थी। समर आसानी से उसके साथ अपनी राह बना सकता था। तभी जिया को कुछ याद आया। उसने अपनी भौहें चढ़ाई और संदेह में पूछा, समर, ये तो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। स्वाभाविक रूप से समर उसे पायल के गर्भावस्था के बारे में नहीं बता सकता था। एक औरत को दूसरी औरत के बारे में बताना ये सबसे बड़ी भूल थी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी एक दोस्त है जो प्रेग्नेंट है। मैं उसी से मिलने आया था। उसकी बात सुनकर जिया का मोहक चेहरा संदिग्ध हो गया। वो सोच रही थी कि प्रेगनेंसी के दौरान तो पति या प्रेमी ही आते हैं, तो समर आखिर यहाँ क्या कर रहा है। जिया ने लगभग अपनी चिंता व्यक्त कर दी। वो समर से पूछना चाहती थी कि उसके दोस्त का आखिर नाम क्या है, लेकिन उसे यह भी नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे सीधे सीधे उससे पूछे। महिलाओं की सिक्स सेंस हमेशा सही होती थी। उसने महसूस कर लिया था कि समर सरासर झूठ बोल रहा है और उसे सच नहीं बताना चाहता। समर ने देखा कि जिया को संदेह हो चुका है। वो भी जानता था कि उसकी बातों पर विश्वास वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो सच बिल्कुल भी नहीं बता सकता था, अन्यथा जिया निश्चित रूप से गुस्सा हो जाती। समर असहज महसूस कर रहा था। औरतें बहुत परेशानी का सबब था और उसकी औरत हर जगह थी। हर कोई उसे अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो कोई कैसे जवाब दे। समर ने उसे चिढ़ाते हुए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए कहा, जिया, तुम बताओ, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो।
क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो गई हो? उसकी बात सुनकर जिया ने पलकें झपकाई और धीरे से पूछा, बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं? बताओ ना। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिया, मुझे खुशी होगी अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। हम बच्चे का नाम हम दोनों के नाम पर रखेंगे। उसकी बात सुनकर जिया ने एक शर्मीली मुस्कान के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, तुम पागल हो, मैं प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं हूं। समर ने उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, तो फिर अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो तुम इस मैटरनिटी हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, जिया? जिया ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो मेरी भाभी दिव्या प्रेग्नेंट है, मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। उसके बाद सुनकर समर मुस्कुराया। उसने समर को बधाई देते हुए कहा, बधाई हो, तुम फूफी बनने वाली हो। बेशक समर दिव्या को जानता था। पहले वो बांझ थी और उसने ही तो उसका इलाज किया था। इसकी बात सुनकर जिया ने आंखें घुमाई। उसे फूफी शब्द की आदत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि फूफी का मतलब बुजुर्ग होता था और वो एक जवान थी। वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई इस तरीके से पुकारे। तभी किचन के अंदर से कैफे ने ऊंची आवाज में कहा, 18 नंबर, आपका रिब स्टू तैयार है। आवाज सुनते ही समर ने जिया को मुस्कुराते हुए कहा, जिया, मेरा रिब स्टू तैयार है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। ये कहते हुए समर खिड़की के सामने चला गया। उसने रिब स्टू लिया और वहां से निकल गया। हालांकि जिया के साथ और अधिक वो बात करना चाहता था, लेकिन पायल अपने कमरे में खाने का इंतजार कर रही थी, इसलिए समर को जाना पड़ा। समर तेजी से आगे बढ़ा और ज्यादा देर नहीं लगी कि जिया की नजरों से वो ओझल हो गया। जिया ने समर को जाते हुए देखा तो उसने अपने लाल होठ फुलाए और शिकायत करते हुए कहा, विलेन, मैं काटूंगी नहीं, इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो? समर के लिए जिया के प्रति उसकी भावना हमेशा से जटिल रही थी। वो ये नहीं बता सकता था कि वो लव है या नहीं। समर रीव्स टू पायल के कमरे में ले गया, जो अब बेहतर दिखने लगी थी। उसका चेहरा अब पीला नहीं था। उसकी गुलाबी चमक कुछ हद तक वापस भी आ चुकी थी। वो बहुत सुंदर भी लग रही थी। पायल हमेशा से ही खूबसूरत तो पहले ही थी। बीमार होने पर भी वो अब बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और दूसरों को आकर्षित कर सकती थी। समर ने कमरे में दाखिल होते ही देखा, हिमांशी पायल के पास बैठी थी। उसने पायल को पानी पीने में मदद किया और समर उसके सामने आया और सावधानी से उसने पूछा, पायल, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? पायल ने सिर हिलाया और कहा, डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन दिया, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। उसके बाद सुनने के बाद समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पायल, लो ये रूब स्टू खा लो, तुम्हारी रिकवरी जल्दी होगी। ये कहते उसने चम्मच उठाया और खुद ही पायल को खिलाने लगा। पायल ने एक घूंट चखा, मुस्कुराते हुए बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ताजा बना है ना? उसको बहुत टेस्टी लगा। समर ने सिर हिलाया और पायल को ध्यान से खाना खिलाना जारी रखा। कुछ ही देर में उसने पूरा ही कटोरा खा लिया। पायल के प्रेग्नेंट होने के बाद उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगने लगी थी। पहले वो रिब स्टू का पूरा कटोरा भी नहीं खा पाती थी, लेकिन अब उसने उसे एक ही सांस में खत्म कर दिया था। बेशक पायल दो ही लोगों के लिए खा रही थी, एक उसके पेट में बच्चा था। जैसे ही समर ने पायल को स्टू खिलाना खत्म किया, उसका फोन बज उठा। पहले तो वो फोन नहीं उठाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने देखा मिस्टी का फोन था, तो उसने फोन उठा लिया। समर ने फोन उठाया और कमरे के बाहर चला गया। उसने फोन कान पर लगाया और पूछा, हाँ मिस्टी, बताओ क्या बात है? दूसरी तरफ से मिस्टी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मास्टर, कियारा दीदी चेन्नई जाना चाहती है। समर ने उसकी बात सुनकर आगे पूछा, वो चेन्नई क्यों जा रही है? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मिस्टी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मास्टर, मैं उन्हें रोक नहीं पा रही हूँ। एमराल्ड नीलम कंपनी के सीईओ सूरज अग्निहोत्री उनको वहां आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये हमारे लिए ज्वेलरी का प्रोडक्शन जारी रखने के लिए रिसोर्स प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। उसकी बात सुनकर समर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, एमराल्ड नीलम कंपनी, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को धमकी देने की? अब कियारा है कहाँ? मिस्टी ने उसको अपनी बात बताते हुए कहा, मास्टर,
कियारा दीदी अब फ्लाइट में सवार हो रही है। वो जानती है कि मैं आपके लिए काम करती हूँ, इसलिए वो मुझे भी यहाँ छोड़कर चली गई। उसकी बात सुनकर समर ने फोन काट दिया। मन ही मन कियारा को डांटते हुए कहा, अरे कियारा अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर आई है और एक और लड़की, वो ऐसे कमजोर हालात में चेन्नई कैसे जा सकती है। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये सब कहते हुए समर ने अपने मोबाइल से कियारा के नंबर पर कॉल किया, लेकिन वो बंद आ रहा था। वो शायद अब फ्लाइट में चढ़ चुकी थी। उसे कियारा की चिंता होने लगी थी। वो जल्द ही पायल के पास गया और उसने पायल की आंखों में देखते हुए कहा, पायल, पायल, मुझे अब जाना होगा। तुम हॉस्पिटल में अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए समर कमरे से बाहर चला गया। उसने लोगों को पायल का ध्यान रखने का ऑर्डर दिया और खुद बाहर आ गया। समर जानता था कि मामला कितना जरूरी था। उसके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं था। वो तुरंत एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। रास्ते में समर ने शिवांगी को कॉल किया और उसे एमराल्ड नीलम कंपनी की जांच करने के लिए कहा। समर स्पष्ट रूप से जानता था कि फायर एम्परर सेक्ट इंडिया में सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी फोर्स था, जिसका पूरे देश में एक बड़ा इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी था। शिवांगी ने समर को निराश ही नहीं किया, बल्कि 10 मिनट के अंदर ही उसने वापस समर को कॉल कर दी। उसको पूरी बात बताते हुए शिवांगी ने कहा, शैडो किंग, मुझे इंफॉर्मेशन जो मिली है उसके अनुसार एमराल्ड नीलम कंपनी का सीईओ सूरज अग्निहोत्री है। वो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का एक एल्डर है, यानी कंपनी का असली मालिक भी क्रिम्सन ब्लड सेक्ट ही है, और उनका यंग मास्टर इस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का नाम सुनते ही समर का चेहरा तुरंत बदल गया। वो बहुत ज्यादा चिंतित था। समर क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के बारे में जानता था और वो अनकन्वेंशनल दुनिया के टॉप लेवल की पावर थे। वो पहले भी अमृत किंग की कबर में कोल्ड ब्लड से मिल चुका था। वो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का यंग मास्टर था, बहुत ज्यादा पावरफुल। अब एमराल्ड नीलम कंपनी के सीईओ, जो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का मोहरा है, उसने कियारा को चेन्नई के लिए बुला लिया। वो निश्चित रूप से एक सोची समझी प्लानिंग थी। समर जानता था कि उसको अब और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसने तुरंत शिवांगी से फोन काट दिया और एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़ा। जब समर एयरपोर्ट पहुंचा तो कियारा की फ्लाइट पहले ही उड़ चुकी थी। अगली फ्लाइट 1 घंटे के बाद की थी। अरे यार, ये इतना धीमा कैसे हो सकता है। समर सोच सोच कर ही अंदर अंदर चिढ़ गया था। वो एयरपोर्ट पर इधर उधर चहलकदमी ही कर रहा था और चाहता था कि अगर हो सके तो कोई हवा जहाज चुराकर ऊपर से उड़ जाए। एक लंबा घंटा बीत गया और अंततः समर दूसरी फ्लाइट में सवार हो गया। फ्लाइट चेन्नई की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। समर बाहर सफेद बादलों को देख रहा था। उसका मन उस दृश्य का आनंद लेने का बिल्कुल नहीं था। ये बेहद अधीर हो रहा था जब उसे पता चला कि कोल्ड ब्लड एमराल्ड नीलम कंपनी को कंट्रोल करता है। तो उसे पता चला कि कियारा को फंसाने के लिए यह बहुत बड़ी प्लानिंग थी। नहीं, निशाना कियारा बिल्कुल नहीं हो सकती। हो सकता है निशाना बनाकर कोई नई योजना बनाई हो। समर को यकीन था कि कोल्ड ब्लड ने उसके बैकग्राउंड की जांच पड़ताल जरूर की होगी, इसलिए उसने कियारा को निशाना बनाया होगा। कियारा एक साधारण थी और इसलिए वो स्पष्ट रूप से नहीं जानती थी कि कोल्ड ब्लड जैसा व्यक्ति कितना दुष्ट और क्रूर हो सकता है। समर ने किलिंग इंटेंट से गुस्से के साथ बाहर बादलों को देखते हुए कहा, मैं कसम खाता हूं कोल्ड ब्लड, अगर तुमने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें वहीं मार डालूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। तभी एक ब्यूटीफुल एयर होस्टेस समर के पास से गुजरी। उसके द्वारा उत्सर्जित किलिंग इंटेंट से वो इतनी घबरा गई कि वो जमीन पर ही गिर गई। उसके मन ही मन उसने कहा, ओह, ये तो बहुत भयानक लग रहा है। एयर होस्टेस का दिल पीला पड़ गया था। उसकी धड़कनें तेज हो गई और जल्दी से उठकर जाने लगी, लेकिन समर की तरफ दोबारा देखने की हिम्मत वो जुटा नहीं पाई थी। वहीं कियारा पहली फ्लाइट में थी और उनके विमान को चेन्नई के एयरपोर्ट पर उतरने में 2 घंटे लग गए। जैसे ही वो फ्लाइट से उतरी, लाल रंग के बालों वाली एक खूबसूरत महिला उसके पास आई। उस महिला ने
बहुत वो खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा आकर्षक था। चिकनी गोरी त्वचा थी, मनमोहक आंखें थी, होठों पर लाल लिपस्टिक भी लगाई थी। वो बहुत ज्यादा होठ भी लग रही थी। हालांकि वो होठ थी, फिर भी उसके शरीर से कुटिलता के संकेत मिल रहे थे। अगर गौर से देखा जाए तो उसके शरीर से खून की बदबू आ रही थी, जो बहुत से लोगों को मारने की वजह से उसके शरीर पर जमा हो गई थी। उस महिला ने मोहक मुस्कान के साथ कियारा से कहा, सीओ कियारा, नमस्ते। मैं सुनंदा हूँ। प्रेसिडेंट सूरज अग्निहोत्री ने मुझे आपको पिकअप के लिए भेजा है। सुनंदा बहुत ही सम्मान के साथ कियारा से बात कर रही थी। कियारा की भौहें चढ़ गई। उसे बिलवल पर सुनंदा जैसे ही दिखाई दे रही थी। हालांकि वो सुंदर तो थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा होट थी। उसकी उपस्थिति अजीब थी, लेकिन कियारा को अपनी चिंताएं उस समय छिपानी पड़ी। कियारा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सीओ सूरज अग्निहोत्री कहाँ है? वो एमराल्ड नीलम कंपनी के सीओ से मिलने आई थी। इस औरत से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तभी सुनंदा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ आइए कियारा। मैं आपको सीओ सूरज अग्निहोत्री से मिलवाने के लिए ही तो आई हूँ। चलिए, मेरे साथ चलिए। ये कहते हुए उसने कियारा को एक फरारी दिखाई और एयरपोर्ट से बाहर चला गया। सुनंदा कार चला रही थी। कियारा उसके बगल में बैठी थी और गाड़ी में कोई भी बात नहीं कर रहा था। सुनंदा कियारा की तरफ तक देखा नहीं उसने, और घृणा से मन ही मन सोचा, कैसी औरत हो तुम। तुम्हें बस मुझसे घृणा हो गई। तुमने सोचा भी नहीं कि मैं नोटिस करूंगी। बस इंतजार करो। जब हम कंपनी पहुंचेंगे तो देखना कि सीईओ और यंग मास्टर तुम्हें कैसे सजा देंगे। कियारा पहली ही बार तो चेन्नई आई थी, इसलिए वहां के माहौल से वो परिचित नहीं थी। बाहर की सड़कों और इमारतों को देखकर उसे सब कुछ अजीब सा लग रहा था। वास्तव में कियारा ने न सिर्फ चेन्नई से अपरिचित थी, बल्कि उसके बगल में रहने वाली जो सुनंदा थी, वो उसको भी बिल्कुल नहीं जानती थी। कियारा मिस्ट्री को भी अपने साथ चेन्नई लेकर आना तो चाहती थी, लेकिन मिस्ट्री का समर की सेवा करना उसे परेशान कर रहा था। अगर वो मिस्ट्री को साथ लेकर आती तो समर को जरूर पता चल जाता। इसीलिए ही तो वो अकेली आई थी। समर को लेकर कियारा अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि वो उसे प्यार करती थी। अगर वो उसे प्यार भी नहीं करती तो कियारा को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। औरतें कितनी भी अजीब होती हैं, वो किसी को पसंद तो करती थी, लेकिन एक घटना के बाद वो उससे नफरत भी करती है। प्यार और नफरत अक्सर एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े होते हैं। कियारा ने भौहें चढ़ाई और सुनंदा से पूछा, हम एमराल्ड नीलम कंपनी कब पहुंचेंगे? कियारा को एमराल्ड नीलम कंपनी का गहरा प्रभाव था, क्योंकि अग्रवाल इंडस्ट्री ने उनसे ही तो सारे नीलम स्रोत खरीदे थे। उनके बीच बहुत अच्छा समझौता रहा था, लेकिन उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने सब रिसोर्सेज देने बंद क्यों कर दिए। अगर कियारा की पहली प्राथमिकताओं ने समर पहले नंबर पर था, तो अग्रवाल इंडस्ट्री दूसरे नंबर पर। उसके दादा ने उसे कंपनी की बागडोर सौंप दी थी, और उसने अपने दादा से वादा किया था कि वो उसकी अच्छे से देखभाल करेगी। सुनंदा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, सीओ कियारा, चिंता मत करो, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन वो उसे एक कठोर ठंडी नजर से देख रही थी। उसने कियारा को देखते ही मन में सोचा, ओह बेचारी लड़की, तुम्हें अभी पता भी नहीं है कि तुम किससे मिलने वाली हो। हम क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के उस एल्डर की बात कर रहे हैं, जो दुष्टता की प्रकाष्ठा पर है। उसके प्रकोप से कोई आज तक बच भी नहीं पाया। सीओ सूरज अग्निहोत्री के बारे में सोचकर ही सुनंदा को सिरहन होने लगी थी। उसने पहले भी सूरज अग्निहोत्री को एक औरत का दिल निकालकर खाते हुए देखा था। यह बहुत खौफनाक बात थी। हालांकि बाहरी लोगों के लिए सूरज अग्निहोत्री एमराल्ड नीलम कंपनी का सीईओ था, एक अविश्वसनीय रूप से धनी व्यक्ति और एक सच्चा सफल व्यक्ति। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक काला और दुष्ट दिल, एक शैतान छिपा हुआ था। उसने अनगिनत महिलाओं को मारकर उनका दिल भून कर खाया था। सूरज अग्निहोत्री एक विशेष शौक था। वो महिलाओं का खून पीता था, और इस विश्वास के साथ कि उसकी ताकत बढ़ेगी,
बेशक सुनंदा को सूरज अग्निहोत्री के आतंक का पता था, लेकिन कियारा बेचारी क्या जानती थी, क्योंकि कियारा का सामना आज तक सूरज अग्निहोत्री से हुआ ही नहीं था। सुनंदा को कियारा का चेहरा देखकर जलन हो रही थी। ये एक ऐसी लड़की थी जो उससे भी ज्यादा सुंदर थी। एक औरत होने के नाते उसे इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि ये सोचकर कि कियारा सूरज अग्निहोत्री की यातनाओं से मरने वाली है, उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। वह इस खूबसूरत औरत की मौत देखना चाहती थी, क्योंकि इससे उसे और भी ज्यादा खुशी मिलने वाली थी। सुनंदा की संदेहपूर्ण मुस्कान को देखकर कियारा कांप उठी, क्योंकि इससे उसे डर लग रहा था। 20 मिनट बाद सुनंदा कियारा को एमराल्ड नीलम कंपनी में ले आई। ये चेन्नई की सबसे बड़ी कंपनी थी, जो 30 मंजिल ऊंची थी। बाहरी हिस्सा लाल संगमरमर से बना हुआ था, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसकी भी जगह पर खून की बदबू आ रही थी। संगमरमर आमतौर पर सफेद, काले, भूरे और अन्य रंगों के होते हैं। गहरे लाल रंग का संगमर बहुत ही दुर्लभ और विशेष रूप से महंगा भी था। एमराल्ड नीलम कंपनी की लाल संगमरमर से बनी बिल्डिंग निर्माण में कम से कम 100 करोड़ की लागत आई थी। बिल्डिंग का भारी हिस्सा न सिर्फ भव्य था, बल्कि दरवाजों पर दो ब्लड शेड भी शेर बने हुए थे। ये खतरनाक शेर 3 मीटर ऊंचे थे, बल्कि ये लाल रंग के थे। उसकी आंखों में लाल रक्त रक्त पिपासु भी किरणें भरी हुई थी। मेन गेट पे लाल रक्त था, जिसकी 8 सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात थे। गार्ड दिखने में जितने ताकतवर दिखाई दे रहे थे, उससे भी ज्यादा ताकतवर थे। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के सब ऑर्डिनेट थे, जो बहुत पावरफुल और कम से कम हाई हेवन किंगडम के फाइटर। कियारा उन 8 सिक्योरिटी गार्डों को देख रही थी। अचानक वो डर गई। ये सिक्योरिटी गार्ड खून की प्यास से उबल रहे थे। कियारा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, क्या ये एमरोल्ड नीलम कंपनी के लोग सारे इतने डरावने हैं? सुनंदा ने उसे पहले ही परेशान किया था, और अब कंपनी के गार्ड्स ने भी उसे परेशान कर दिया। कियारा को कंपनी की बिल्डिंग में जाता हुआ देखकर 8 पहरेदारों की आंखें लाल हो गई। वैसे मुस्कुराए मानो किसी स्वादिष्ट डिश को देख रही हो। कियारा सुनंदा के पीछे पीछे कंपनी की बिल्डिंग की छत पर पहुंची। वहां लगभग 500 वर्ग मीटर का एक विशाल ऑफिस था। अंदर दीवारें, झूमर, यहाँ तक कि मेजें, कुर्सियां भी सब लाल रंग की थी। कमरे के अंदर का नजारा देखकर कियारा हैरान और घबरा गई। उसने मन ही मन में सोचा, इस एमराल्ड कंपनी को क्या हो गया है? सब कुछ खून के जैसा क्यों है? क्या सीईओ को खून इतना ज्यादा पसंद है? उसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी कुर्सी पर आ बैठा। उसका चेहरा लाल था, घनी और गहरी भौहें, उनके बीच में एक लाल निशान था, लाल रंग और बहुत डरावना। ये अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं, बल्कि एमराल्ड नीलम कंपनी का सीईओ सूरज अग्निहोत्री ही था। सूरज अग्निहोत्री पहली नजर में ही कियारा की खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसने मन ही मन में सोच लिया था, क्या खूबसूरत औरत है। उसका चेहरा किसी नाजुक फूल जैसा, मिट्टी जैसी चिकनी त्वचा, आंखों में चमक और होठ ताजा गुलाब के जैसे लाल। इस महिला का न सिर्फ चेहरा आकर्षक था, बल्कि उसका फिगर भी बहुत अट्रैक्टिव था। सूरज अग्निहोत्री ने जितने भी महिलाओं को देखा था, कियारा उनमें से सबसे ज्यादा सुंदर थी। सूरज अग्निहोत्री ने उत्साह से मन ही मन में सोचा, ओह, एक और सुंदर लड़की। ये अविश्वसनीय है। मुझे सुंदर लड़कियों का ताजा खून पसंद है। अगर मैंने इस महिला का खून पी लिया, तो मैं निश्चित रूप से अपनी वर्तमान प्रैक्टिस में बहुत ऊंचे पर चला जाऊंगा। कोल्ड ब्लड ने सूरज अग्निहोत्री को कियारा को धोखा देकर चेन्नई बुलाने का ऑर्डर दिया था। शुरुआत में उसे हिचकिचाहट हुई, लेकिन अब उसे यंग मास्टर की चतुराई का एहसास हो गया था। कियारा के ताजे खून की गंध से ही सूरज अग्निहोत्री की आंखें वासना से लाल हो चुकी थी। सूरज अग्निहोत्री ने फैसला कर लिया था, आज वो यहाँ पर बाहर नहीं जा सकती और उसे यहीं पर रहना होगा। सूरज अग्निहोत्री तुरंत खड़ा हुआ और गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोलते हुए बोला, ब्यूटीफुल सीओ कियारा, आपका स्वागत है। बेशक ये गले लगाने का तरीका कियारा का फायदा उठाने और उसके खून की गंध लेने का एक बहाना था। वहीं उसकी यह हरकत देखकर कियारा का चेहरा बदल गया। जब उसने उसकी आंखों में खून का कहर देखा, तो वह घबरा गई और जल्दी से पीछे हट गई। क्योंकि कियारा बहुत तेजी से पीछे हटी थी, वो जमीन पर पड़े एक फूलदान से टकरा गई और वो टूट गया।
जिससे एक बड़ी सी आवाज भी हुई। कियारा के आकर्षक चेहरे पर गुस्से के संकेत थे, क्योंकि उसने ठंडे स्वर में तभी कहा, प्लीज सीओ सूरज अग्निहोत्री, डील पर बात कीजिए। मैं यहाँ कच्चे नीलम की सप्लाई के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आई हूँ, तो काम की बात करें। एमराल्ड नीलम कंपनी का सीईओ बहुत ही घिनौना था और उसकी आंखें हरी रोशनी से चमक रही थी। वो कियारा का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन कियारा उसे नहीं भागने देगी। सूरज अग्निहोत्री की आंखों में बर्फीली किरण दौड़ आई। वो पहले से ही ठंडे स्वर में जवाब देता, तो उसने मन ही मन में सोचा, ओह सीईओ कियारा, तुम तो बहुत नादान हो, जो यह सोच रही हो कि हमने तुम्हें यहाँ सिर्फ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। कियारा को पकड़ने के लिए वह उठ खड़ा हुआ। तभी अचानक से उनके बगल में बैठे एक युवक ने सूरज की तरफ देखते हुए कहा, सूरज अंकल, आप भूल गए हैं कि मैंने आपको क्या बताया था। कियारा को मेरे हवाले कर दीजिए। वो युवक कोई और नहीं, कोल्ड ब्लड था। सूरज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यंग मास्टर, ये लड़की कुंवारी है, इसके खून की सुगंध बहुत अच्छी है। अगर मुझे इसका स्वाद मिल जाए तो मेरी पावर बढ़ जाएगी। लेकिन कोल्ड ब्लड ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं अंकल, आप इसका खून नहीं पी सकते। उसकी बात सुनकर सूरज ने हंसते हुए कहा, हो यंग मास्टर, क्यों नहीं? क्या आपने मुझे यहाँ उसे फंसाने के लिए नहीं कहा था? कोल्ड ब्लड ने सूरज अग्निहोत्री को ठंडे नजरों से देखते हुए कहा, मैंने पहले ही तय कर लिया था कि ये मेरा काम है। आप उसको ऐसे कुछ नहीं कह सकते। ये कहते वो किसी बवंडर की तरह कोल्ड ब्लड एक ही झटके में कियारा के पास आ गया। कियारा एकदम से चौंक गई जब उसके सिर के पिछले हिस्से पर एक जोरदार मुक्का आया, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गई। बेचारी कियारा इन लोगों के सामने पूरी तरह से असहाय थी और आसानी से नीचे गिर गई। इसके बाद कोल्ड ब्लड ने उसकी सूरज की तरफ देखते हुए कहा, ओह सूरज अंकल, अगर समर यहाँ आ गया तो उससे कहना कि मैं उसकी पत्नी को यहाँ ले गया हूँ। अगर वो कियारा को बचाना चाहता है तो उसे ब्लड दानव की गुफा में भेज देना। ब्लड दानव की गुफा। सूरज अग्निहोत्री ने तीन शब्द सुनकर वो चौंक गया। हो सकता है कि दूसरे लोग सूरज अग्निहोत्री जितना ब्लड दानव गुफा के बारे में न जानते हों, लेकिन एक क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का एक निषिद्ध एरिया था। वहां हजारों लोग मारे गए थे और क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के मेंबर ने उस नर्क में उनका सारा खून चूस लिया था। समर कियारा को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन वो जानता था अगर कोल्ड ब्लड कियारा को लेना चाहता है तो उसके पास कोई मौका नहीं होगा। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट में यंग मास्टर कोल्ड ब्लड सेक्ट के पास सेक्ट मास्टर के बाद सबसे अधिक अधिकार था। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का हेड ऑफिस चेन्नई के बाहरी इलाकों में एक विशाल पहाड़ के अंदर था। बाहरी लोगों के लिए यहाँ आना तो मुश्किल था। एलिगेंट पर्वत सफेद धुंध के अंदर घिरा हुआ था, जिसे बाहर के लोगों के लिए एंटर करना बड़ा मुश्किल था। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का पुराना अड्डा लाल संगमरमर से बना एक विशाल महल था। तभी लाल वस्त्र पहने एक एल्डर ने आते हुए कोल्ड ब्लड को सूचित करते हुए कहा, यंग मास्टर, आप वापस आ गए हैं। सेक्ट मास्टर अनकन्वेंशनल मेले में भाग लेने के लिए 50 सेक्ट गए थे। कोल्ड ब्लड ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, रक्षक, मैं ब्लड दानव गुफा में जा रहा हूँ। दरवाजों की रखवाली करें और अन्य किसी को अंदर न आने दें। कोल्ड ब्लड उसको ऑर्डर देता और कियारा को महल के पीछे की गुफा में ले गया। यह बहुत बड़ी गुफा थी। उसका एंट्री गेट 4 मीटर चौड़ा था। अंदर जाने पर यह अपने आप में विस्तृत हो जा रहा था। अंत में एक विशाल लाल मंच था। मंच पर एक ब्लड का दानव कुंड था और जिसके अंदर अनगिनत लाल रक्त के सांप थे। कुंड के बाहर फर्श पर अनगिनत बहुत सारी हड्डियां भी बिखरी पड़ी थी। वहां पर खून चूस चूस कर उनको सुखाया जाता था। ब्लड दानव का कुंड उबल रहा था और अंदर खूनी सांप चीख रहे थे। यह एक बहुत भयानक मंजर था। कोल्ड ब्लड ने कियारा को ब्लड दानव कुंड में मंच पर लेटा दिया और ट्रेनिंग के लिए वहां घुटने टेक दिए। कोल्ड ब्लड ने अपना मुंह खोला और जैसे ही ब्लड दानव कुंड में ताजा खून आया, उसकी पावर बढ़ गई। अमृत किंग के मकबरे द्वारा समर उसे पराजित करने के बाद कोल्ड ब्लड ने खुद को गहन ट्रेनिंग में झोंक दिया था। ताजे मानव खून की बड़ी मात्रा पीने के बाद उसकी शारीरिक पावर बढ़ गई थी और वो ग्रैंड मास्टर किंगडम के मिड स्टेज में अब पहुंच चुका था। न ही केवल उसकी ताकत बढ़ी थी,
बल्कि कोल्ड ब्लड ने एक कुटिल तलवार तकनीक क्रिम्सन ब्लड स्वॉर्ड तकनीक का भी प्रैक्टिस किया था, जिससे उसे ब्लड दानव कुंड में खोजा था। कोल्ड ब्लड समर को उकसाने के लिए कियारा को किडनैप करके उसे यहाँ लेकर आया था। वो समर को ब्लड दानव कुंड में मारना चाहता था, उसका खून चूसना चाहता था, दानव कुंड की पावर का इस्तेमाल करके अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना चाहता था। वहीं उधर 1 घंटे की फ्लाइट के बाद समर अंततः चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंच गया। स्वाभाविक रूप से समर चेन्नई में बिल्कुल अनजान था, क्योंकि वो पहले कभी चेन्नई नहीं आया था। हालांकि अब तकनीक के साथ जीपीएस सिस्टम की अच्छी जानकारी थी। अगर उसके पास पैसे तो टैक्सी ड्राइवर आपको कहीं भी लेकर जा सकता है, जीपीएस का इस्तेमाल कर सकता है। समर ने एक टैक्सी ड्राइवर को एमराल्ड नीलम कंपनी की बिल्डिंग तक लेकर जाने के लिए 5,000 रुपए दिए। समर कुछ ही देर में एमराल्ड नीलम कंपनी की बिल्डिंग के बाहर पहुंच गया। वो डरा हुआ था, क्योंकि वहां कई लोग लापता हो चुके थे। समर ने अपना सिर उठाया और सामने एक विशाल लाल बिल्डिंग देखी। बिल्डिंग से खून की गंध आ रही थी। जैसे ही समर, जिसने पहले अनगिनत लोगों को मारा था, उसने इस गंध को पहचान लिया। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट में 8 सिक्योरिटी गार्ड थे। समर जानता था कि यह गार्ड असली नहीं थे, बल्कि वास्तव में स्किल्ड मार्शल आर्ट फाइटर थे, लेकिन अनकन्वेंशनल सेक्ट के, जिन्हें कुटिल भी कहा जा सकता है। कुटिल मार्शल आर्ट एंशियंट मार्शल आर्ट से अलग थे। उनके शरीर दुष्टता और खून से सने हुए थे। ये निशान बहुत ही लोगों को मारना से बना था, और लाल रंग की शर्ट वाला गार्ड ने समर को तुरंत रोक लिया और गर्व से कहा, रुक जाओ, यह एमराल्ड नीलम कंपनी है। किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर एंटर होने की अनुमति नहीं है। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के हाई हेवन किंगडम के अभ्यासियों को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। समर की बात सुनकर लाल कमीज पहने गार्ड का चेहरा घूम गया। उसकी आंखें सदमे से भर गई। उसको समझ ही नहीं आया कि उसके सामने खड़ा युवक कौन था। वो उसकी ताकत का लेवल कैसे बता सकता था और उनकी पहचान कैसे बता सकता था। ये सब सोचते हुए लाल शर्ट पहने उस गार्ड ने समर को अंदर घुसने से रोक दिया। लेकिन तभी समर ने गार्ड को तेजी से सिर पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी मौत हो गई। समर के लिए हाई हेवन किंगडम के फाइटर को मार डालना एक मक्खी के जैसा था। समर उन्हें आसानी से मार सकता था, लेकिन उसकी मौत का अंदाजा गार्ड को भी नहीं था। पहला लाल कमीज वाला गार्ड उनका लीडर ही था, क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का एक हेड मेंबर, जिसके टॉप पास पावर थी। वो युवक के हाथों में आसानी से कैसे मारा जा सकता था? यह सीन देखकर बाकी के गार्ड चिल्लाए। उन्होंने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए एक साथ समर पर हमला किया। समर लगातार 7 हथेलियों से उन्हें मारा, जो 7 छोटी मक्खियों को मारने की तरह 7 गार्डों के सिर पर पड़े और तुरंत मारे गए। कुछ ही सेकंड में सभी लाल शर्ट पहने गार्ड बेहोश हो गए और उनकी आंखें अपनी मौत के भय से भर गई। समर ने एंट्री गेट पर 8 लाल कोट वालों को तुरंत ही बदल दिया था। उसको अंदर आता देखकर महिला रिसेप्शनिस्ट ने आंखें घुमाई, और जैसे ही उसने देखा समर कितना क्रूर है, वो तुरंत बेहोश हो गई। हालांकि वो जवान थी, फिर भी क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा क्रूर था। उसकी तरफ देखे बिना समर ने लिफ्ट का बटन दबाया और 30वीं मंजिल की तरफ चला गया। क्या समर कियारा को बचा पाएगा? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।